आदरणीय शिक्षक साथियों एवं मेरे YouTube चैनल को देखने वाले सभी दर्शकगण, पालक, बच्चे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, आज हम आपके सामने राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक कक्षा 5वीं और विषय गणित के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और अभी तक के हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 170 तक के की हमने आपको जानकारी दे दिए हैं। और इसके बाद हम आज आपको 171 से प्रश्न क्रमांक 171 से 180 तक की हम आपको जानकारी देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 171, दी गई आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो हमको इसमें क्या ज्ञात करना है? इस प्रश्न में हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्षेत्रफल इसका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो हम यहाँ पे जो आकृति जो सामने जो दिख रही है हमको, तो उसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। मतलब इस भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इस भुजा की चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। और हमको क्या ज्ञात करना है? तो हमको इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल यदि आकृति बनी है तो हम इनके वर्गों को यदि हम गिन ले तो इसका क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। ये 3 है और यहाँ से गिने तो 1 2 3 4 5 6, हम 6 में 3 का गुणा कर दे तो 18 आ जाएगा। तो इसमें 18 वर्ग सेंटीमीटर है। अब हमको इसको हल किस प्रकार से करना है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, दी गई आकृति की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। और तीसरा हम लिखेंगे आकृति का क्षेत्रफल बराबर ज्ञात करना है। या इस प्रकार का हम प्रश्नवाचक निशान लगा देंगे कि ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने क्षेत्रफल का सूत्र लिखा हुआ है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसकी लंबाई है आपकी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। और हम 6 और 3 का जब आपस में जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 172। तो 172 में लिखा हुआ है, पानी से भरे मापक गिलास में एक कांच की गोली डालने पर 5 मिलीमीटर पानी ऊपर उठता है। तो ज्ञात कीजिए कि 3 कंचे की गोली पानी में डालने पर पानी कितना ऊपर उठेगा। तो यहाँ पर जो मापक गिलास है, हमारी जो मापक गिलास है, जैसे ये गिलास है, ये मापक गिलास है और इसमें माप यहाँ पे इस प्रकार से है। तो यदि उसमें कांच की एक गोली हम डालें तो पानी 5 मिलीलीटर ऊपर उठ जाता। मान के चलो कि 5 मिलीलीटर हमारा इतना होगा, तो इतना पानी उठ गया। तो इसी प्रकार से पूछ रहा है कि अगर 3 कंचे अगर डाल दिया जाए तो पानी कितना उठेगा। ये 5 मिलीलीटर हो गया, एक कंचा डालेंगे तो ये 10 मिलीलीटर हो जाएगा, और तीसरा कंचा डालेंगे तो ये हमारा 15 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 5, ये हो गया दूसरा 5 और ये हो गया तीसरा 5, और सबको हमने जोड़ दिया तो कितना हो गया 15। तो ये इसको हम हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हल लिखा हुआ है, एक गोली डालने पर 5 मिलीलीटर पानी ऊपर उठता है। तो 3 गोली डालने में पानी कितना ऊपर उठेगा? तो यहाँ पर 3 में 5 का गुणा किए, ये आ गया हमारा 15 मिलीलीटर। और उत्तर में हम लिखेंगे 3 कांच की गोली डालने पर 15 मिलीलीटर पानी ऊपर उठेगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 173, समकोण की माप बताइए तथा घड़ी में समय की कोई एक माप लिखिए जहां आप घड़ी की सुइयों में समकोण देखते हैं। तो हमको यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है कि समकोण की हमको क्या बताना है, इसमें हमको माप बताना है।
तो समकोण की माप कितनी होती है? 90 अंश होती है। समकोण की माप कितनी होती है? 90। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 अंश। यहाँ लिखा हुआ हल समकोण की माप बराबर 90 अंश। अब हमसे दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि घड़ी में देखकर आप बताइए कि कौन सा समय है जिसमें समकोण बनता है। तो हम यहाँ पे जैसे घड़ी की सुइयों में यदि हमने ये एल की आकृति बनाए हैं तो यहाँ पे अगर 12 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि 3 बजने पर घड़ी समकोण बनाती है। दूसरा हम बोल सकते हैं 9 बजने पर घड़ी समकोण बनाती है। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 174। एक दिन के 1/4 हिस्से में कितने घंटे होते हैं ज्ञात कीजिए। हमको ये जानकारी यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो हमको उसका 1/4 भाग देखना है। तो 1/4 भाग यदि हमको देखना है तो हम क्या करेंगे? 24 गुणित 1/4 हम कर देंगे। 4 से इसको काटेंगे तो यह जाएगा 6। तो कहने का मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6 घंटे। 1/4 भाग की अगर बात करेंगे तो हमारा कितना होगा? 6 घंटे होगा। अब है प्रश्न क्रमांक 175। एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? हमको यहाँ पे वर्गाकार आकृति बोल रहा है। वर्गाकार आकृति की यहाँ पर बात हो रही है। एक वर्गाकार कैरम बोर्ड की एक भुजा की लंबाई, तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। यहाँ कितना बोल रहा है? 80 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो हमको यहाँ परिमाप ज्ञात करना है। हमको इस पर क्या ज्ञात करना है? परिमाप। परिमाप यदि हमको ज्ञात करना है तो चारों भुजा की लंबाई को यदि हम जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। कहने का मतलब कि एक भुजा की लंबाई 80 है, 80 है तो इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे तो 8 चौके 32, यह जाएगा 320 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब चलिए इस प्रश्न को और हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हल किया गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कैरम बोर्ड की एक भुजा की लंबाई 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है परिमाप। तो यहाँ परिमाप बराबर 40, तो हमको ऐसे नहीं लिखना है बल्कि हम लिखेंगे परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा की लंबाई। ऐसा करके इसका सूत्र बनेगा, एक भुजा की लंबाई लिख देंगे तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा। यहाँ पे हम उसको लिखेंगे। अब इसके बाद परिमाप बराबर 4 गुणित एक भुजा की लंबाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुणित 80। जब हम 80 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना? 320 आ जाएगा, मगर उसमें इस वर्ग को नहीं लिखना है, सिर्फ 320 सेंटीमीटर आएगा। यदि वर्ग लगा है तो इसका मतलब ये होता है कि उस आकृति का शायद किसी आकृति का क्षेत्रफल की जानकारी दी जा रही है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस वर्ग को हमको नहीं लिखना है। जब भी हम परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप में हमेशा जो माप लिखा होता है वही लिखते हैं, उसके साथ में वर्ग का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ग का उपयोग हुआ है। अब इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 176। संख्या 4 और 6 के पहले 4 गुणज लिखिए। तो हमको पहले 4 के गुणज लिखना है, तो 1, 4, 8, 12, 16 लिखा गया है। और 6 के पहले 4 गुणज तो 1, 6, 12, 18, 24 लिखा गया है। हम 4 के गुणज को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 16, उसके बाद 20, उसके बाद हम 24 लिख सकते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ गुणज की भर जानकारी हमसे पूछी गई है। अगर यहाँ पे साझा गुणज की बात की जाती है कि 4 और 6 के
4 गुणज लिखकर उसके साझा गुणज भी लिखिए और सबसे छोटा गुणज भी बताइए। कहने का मतलब ये है कि लघुत्तम भी इसमें बताइए। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ये सब लिखा हुआ है। तो साझा गुणज की बात यदि आएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों में 12 लिखा है, तो हम यहाँ 12 लिख देंगे। और दूसरा दोनों में ये 24 है, तो हम 24 लिख देंगे। और सबसे छोटा गुणज की बात आएगी तो ये 12 आएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब 4 और 6 के पहले 4 गुणज में 12 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का और 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस प्रकार से हम बच्चों को और भी जानकारी इसमें बता सकते हैं। अब इसके बाद है प्रश्न 177, संख्या 18 के सभी गुणनखंड लिखिए। अब यहाँ पे हमको, पहले हमने गुणज लिखे थे, मगर अब हमको क्या लिखना है, इसमें गुणनखंड लिखना है। गुणनखंड कहने का मतलब ये है कि 18 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, या 18 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में जानकारी बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 18 के गुणनखंड लिखना है, और गुणनखंड लिखने के लिए हम विभाजिता के नियम का यदि प्रयोग करें, जैसे यहाँ पर 18 लिखा है कि 18 में किस किस संख्या का विभाजिता का नियम लगता है, तो 18 की इकाई में 8 लिखा हुआ है। कहने का मतलब कि ये 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 का विभाजिता का नियम है कि किसी भी संख्या की इकाई में 2, 4, 6, 8, 0 लिखा हो तो ऐसी संख्या में 2 का भाग जाता है। तो हम यहाँ पे विभाजिता का नियम लगा के प्रश्नों को हल करें। अब उसके बाद कि इसमें 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम संख्या को यदि आपस में जोड़ दें और जोड़ने के बाद अगर 3, 6, 9 आए तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो इसको जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो कहने का मतलब कि ये 3 से भी विभाजित होगी। अब ये 3 से विभाजित हो रही है। अगर किसी संख्या में 2 से और 3 से भाग जाता हो, या 2 और 3 का विभाजिता का नियम लगता हो, तो उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। मतलब किसी संख्या में 2 का और 3 दोनों का विभाजिता का नियम लगा है, तो बिल्कुल है कि उसमें 6 का भाग जाएगा ही, या 6 का विभाजिता का नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बच्चों को विभाजिता के नियम की जानकारी दिए, बल्कि हम ये ना बोले कि संख्या 18 में कि 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। तो यहाँ पे तो 18 लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर यही संख्या को अगर 180 लिख दिया जाए, या इसी संख्या को 108 लिख दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में बच्चे पहाड़े इसमें नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे गुणनखंड निकालने के लिए हमको विभाजिता का नियम का प्रयोग करना चाहिए। अब 6 का हो गया, उसके बाद यहाँ 9 की बात आ रही है। तो 9 का भी विभाजिता का नियम वही है कि किसी भी संख्या को जोड़ने पर यदि 9 आए तो उसमें 9 का भाग भी जाएगा। 3 का तो जाएगा ही जाएगा, 9 का भी जाएगा। ठीक है। और 18 स्वयं उसमें भाग जाएगा। तो इस प्रकार से इसके हम सभी गुणनखंड विभाजिता के नियम के अनुसार निकालने का प्रयास करें, तो बच्चे बहुत जल्दी इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 178, दिए गए बार चार्ट को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमारा बार चार्ट बना हुआ है, और इस बार चार्ट को देखकर नीचे जो प्रश्न लिखे हैं इसके हमको आंसर देना है। तो हम इसके आंसर किस प्रकार से देंगे, ये हमारा बार चार्ट है जिसमें 1 जून का और 1 दिसंबर की जानकारी दी है। और बार चार्ट में दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर, इनके तापमान की जानकारी दी है। जैसे दिल्ली का 33, शिमला का 22, बेंगलोर का 28 और जैसलमेर का 38 दिया हुआ है। और उसी प्रकार से 1 दिसंबर का तापमान दिल्ली का 23 है, शिमला का 10 है, बेंगलोर का 24 है और जैसलमेर का 25 है। ये यहाँ पे बार चार्ट में ये जानकारी हमको दी गई है। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 1 जून को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा गर्म था। तो 1 जून की जानकारी ये है। तो 1 जून में हम देखेंगे कि किसका तापमान सबसे ज़्यादा अधिक था। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसलमेर का जो तापमान था वो था 38 अंश सेल्सियस। कहने का मतलब कि सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ का था, हमारा जैसलमेर का था।
इसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे पूछ रहा है 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा ठंडा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ठंडा हमारा कौन सा है, शिमला। शिमला का कितना है, 10 अंश सेल्सियस। तो यहाँ पे 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, तो यहाँ शिमला होगा। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर 1 जून को जैसलमेर और 1 दिसंबर को शिमला। तो 1 जून में सबसे ज़्यादा गर्म जैसलमेर था और 1 दिसंबर में सबसे ज़्यादा ठंडा शिमला था। अब इसके बाद प्रश्न 179। प्रश्न 179, नीचे दिए गए टेली चिन्ह चार्ट को देखकर उत्तर दीजिए। तो हमको टेली चिन्ह के हिसाब से हमको यहाँ पे अपने उत्तर को देना है। तो अब हम यहाँ पर टेली चिन्ह की बात करते हैं। यहाँ पे टेली चिन्ह बना है और टेली चिन्ह किस प्रकार से बना है, हम पहले इसकी जानकारी देते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस प्रकार की जो जानकारी दी है ये क्या है, हम इसकी जानकारी आपको बताते हैं। अब यहाँ पर टेली चिन्ह जो है, टेली चिन्ह किस प्रकार से, जैसे कि ये एक लाइन को हम 1 बोलेंगे, फिर इस प्रकार से आई तो ये 2 हो गई, फिर इस प्रकार से आई तो 3 हो गई, फिर ये 4 हो गई, और 4 होने के बाद इस प्रकार से ये 5 हो गई। कहने का मतलब ये चिन्ह हमको 5 इंगित करता है, हमको 5 की जानकारी देता है कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसकी गिनती लगाएंगे और हम देखेंगे कि कितना कितना ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि साइकिल के बारे में 28 लिखा हुआ है। जैसे ये जो लिखा है ये 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28। तो यहाँ पे साइकिल की संख्या 28 लिखी हुई है। अब यहाँ कार के बारे में लिखा तो 5, 10, 11, 12। तो यहाँ पे ये 12 लिखा हुआ है। ऑटो रिक्शा के बारे में तो 5, 10, 15, 16, 17, 18। तो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। उसके बाद बस के बारे में 5, 10, 15। तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। साइकिल रिक्शा के बारे में 5, 10, 15, 20 और 4, 24 लिखा हुआ है। और ट्रक के बारे में 5 और 1, 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस प्रकार से टेली चिन्ह की जानकारी दी गई है। तो टेली चिन्ह की जानकारी जो दी गई है, अब इसमें कुछ हमको प्रश्न पूछा है तो हम यहाँ पे प्रश्नों की जानकारी हम देंगे। तो यहाँ पर क्या बोला, साइकिल की संख्या लिखी है। साइकिल की संख्या हम टेली चिन्ह के हिसाब से देखते हैं तो कितनी है, 28 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना, 28 लिख देंगे। अब बोल रहा ऑटो रिक्शा की संख्या लिखी है, तो ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी है, 18। तो हम इसको 18 लिख देंगे। तो साइकिल की संख्या 28 है और ऑटो रिक्शा की संख्या 18 है। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी को लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न 180, एक फिल्टर एक दिन में 12 लीटर पानी साफ करता है, तो वह 2 साल में कुल कितना लीटर पानी साफ करेगा, ये हमको जानकारी देना है। हमको यहाँ पे एक दिन की जानकारी दे रहा है कि एक दिन में 12 लीटर पानी साफ होता है, और हमसे क्या पूछ रहा है, 2 साल में। तो हम ये इस साल को काय में परिवर्तित कर दे, दिन में परिवर्तित कर दे। दिन में परिवर्तित करने का मतलब क्या हुआ है कि 1 साल या 1 वर्ष बराबर कितना होता है, 365 दिन। तो 2 वर्ष बराबर, तो इसमें हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 730 दिन। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया हमारा, 730 दिन। यहाँ लिखा हुआ है एक दिन में फिल्टर द्वारा पानी साफ किया गया कितना, 12 लीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 साल ना लिख के हम क्या लिख देंगे, 730 दिन में बराबर। अब 730 में हम 12 का क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। हम 730 में 12 का गुणा करते हैं, गुणित 12। ये हो गया 12 शून्य शून्य, 12 कम 12 24, 12 तिया 36 का 6
हासिल का 3, 12 सत्ते 84, 85 86 87। तो ये आ गया हमारा 8760 लीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 साल में 8760 लीटर पानी फिल्टर साफ करेगा। तो इस प्रकार से हमने आज आपको प्रश्न क्रमांक 180 तक की हमने आपको जानकारी दी। 171 से हमने प्रश्न क्रमांक 180 की जानकारी दिए हैं और इसके बाद की हम जानकारी हम आपको आगे वाली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।